जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके सेलेक्ट किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है? तो ऑप्शन ए है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी बर्नौली इक्वेशन, ऑप्शन सी पास्कल्स लॉ एंड ऑप्शन डी रेनॉल्ड्स लॉ। तो जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल के नियम के आधार पर। अब ये कैसे वर्क करता है? पास्कल का लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ कहता है कि लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, स्टैटिक लिक्विड में, लिक्विड स्टैटिक होना चाहिए, ध्यान रखना, स्थिर होना चाहिए, स्थिर द्रव। स्टैटिक लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज करने पर सभी बिंदुओं पर समान रूप से प्रेशर इंक्रीज होता है, या फिर किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने से समान बिंदुओं पे समान रूप से, सभी बिंदुओं पे समान रूप से दाब बढ़ता है, या फिर किसी भी एक बिंदु पर दाब घटाने से सभी बिंदुओं पर समान रूप से दाब घटता भी है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर से प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, पी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रेशर पी ही लगेगा, यहाँ पे प्रेशर पी लगेगा। तो अगर एक तरफ प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो दूसरी तरफ भी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अगर हम एरिया में डिफरेंस कर दें तो यहाँ पे अगर फोर्स F1 लगा रहे हैं, इसका जो एरिया है वो A1 है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा और इसका जो एरिया है वो A2 है। तो हम कह सकते हैं कि P1 और P2 दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे जो P1 प्रेशर होगा और यहाँ पे जो P2 प्रेशर होगा, यहाँ पर वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि समान हाइट पे, समान लेवल पे, समान गहराई में समान दाब रहता है। और यहाँ से हम F1 बाई A1 इक्वस टू F2 बाई A2 कर सकते हैं। तो अगर एरिया का डिफरेंस है तो फोर्स का डिफरेंस ला सकते हैं हम, इसलिए हम कम फोर्स लगाकर भी ज़्यादा भारी बॉडी को उठा सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है वो इस पर वर्क करता है। और हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस पर वर्क करता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो भी पास्कल के नियम पर ही कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक ब्रेक दोनों ही पास्कल के नियम पर आधारित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बांध के तल की मोटाई अधिक क्यों होती है? ठीक है, जो डैम बनाए जाते हैं उनका जो तली होती है, जो नीचे की जो मोटाई होती है वो अधिक होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम डैम बना रहे हैं, इस तरह से अगर हम डैम बनाएंगे तो इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ऊपर चाहे कम रख दो। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है। लिक्विड में गहराई बढ़ने के साथ में प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो G, गहराई के साथ में। तो जैसे जैसे जो गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट एरिया पे। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम मोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, गहराई के साथ दाब बढ़ता है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है पिंड द्रव में तैर रहा है तो पिंड का पर उत्प्लावन है। अगर कोई बॉडी लिक्विड में तैर रही है तो इस पे उत्प्लावन बल कितना लग रहा है? उत्प्लावन। तो तैरने की कंडीशन क्या है? जब कोई बॉडी लिक्विड में तैरती है तो कब तैरती है? नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लगता है अप थ्रस्ट। और तैरने की कंडीशन में जो अप थ्रस्ट है वो इक्वल हो जाता है किसके?
mg के। अगर किसी बॉडी को तैरना है तो उसे अपने वजन के बराबर लिक्विड के वजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर किसी पिंड को तैरना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने वजन के बराबर लिक्विड के वजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, अपने भार के बराबर द्रव के भार को विस्थापित करेगी, तभी वो तैर पाएगी। अगर नहीं कर पाएगी तो वो डूब जाएगी। तो अगर कोई बॉडी तैर रही है तो उस पर जो अपथ्रस्ट लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, विस्थापित द्रव के भार के समान। तो तैरने की कंडीशन तुम लोग पता रखो, याद रखो। देखो तैरने की कंडीशन क्या होती है, तैरने की कंडीशन होती है किसी भी बॉडी को अपने वेट के बराबर लिक्विड के वेट को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ये है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, और यही होता है अपथ्रस्ट के बराबर, उत्प्लावन के बराबर। तो उत्प्लावन जो होता है वो बॉडी के वेट के इक्वल लगेगा, तब बॉडी तैरेगी, और उत्प्लावन जो होगा वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्फ का घनत्व कितना है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और समुद्र का घनत्व कितना है 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बर्फ का कितना प्रतिशत आयतन, बर्फ का कितना प्रतिशत आयतन जल के बाहर रहता है। तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है, बर्फ है और जल है। जल का जो डेंसिटी है वो कितना है 1030, और बर्फ का जो डेंसिटी है वो कितना है 920। तो कितना प्रतिशत आयतन डूब जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी डैश बाई बी। बी डैश मतलब डूबा हुआ आयतन, बी मतलब टोटल आयतन, इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई रो इंटू 100। कितना प्रतिशत आयतन डूब जाएगा, तो इसको कर लेंगे सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो ये हो जाएगा 920, और रो कितना हो जाएगा 1030 इंटू 100। अब इसे अगर हम सॉल्व करके लाते हैं, सॉल्व करके देखना, तो ये लगभग आता है 89% के लगभग, 89.2 या 3 आएगा। तो इसे हम 89% अबाउट मान लेंगे। ठीक है, तो 89% आ जाएगा। इसका मतलब पिंड का वो आयतन जो कि जल के अंदर है वो कितना है 89%। तो 89% पिंड का आयतन जल के अंदर होगा, तो बाहर कितना होगा, बाहर लगभग 11% होगा, तो 11% बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ए मैन इज सिटिंग इन बोट, इफ ही ड्रिंक सम वाटर देन वाटर लेवल ऑफ पॉन्ड। देखो एक पर्सन है जो कि नाव पर बैठा है, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे एक नाव है, और इस नाव में क्या है, इस नाव में एक पर्सन बैठा हुआ है, इस नाव में एक पर्सन बैठा है। अब वो पर्सन क्या करता है, थोड़ा सा पानी उठा के पी लेता है, थोड़ा सा पानी उठा के पी लेता है। तो बताओ वाटर लेवल पॉन्ड में क्या होगा। तो देखो यहाँ से वो थोड़ा सा वाटर लेगा जरूर और पी लेगा। ठीक है, तो अगर देखें ये वाला जो वाटर है जो उसने पी लिया, वो कहाँ गया, वो तो बोट में चला गया ना, वो तो बोट में चला गया। और बोट में ज़्यादा वजन जाने से, बोट में ज़्यादा वजन जाने से बोट थोड़ी नीचे आ जाएगी, तो यहाँ का जो स्पेस खाली हुआ वो भर जाएगा बोट के नीचे आने से। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वाटर लेवल सेम रहेगा, समान रहेगा। वाटर लेवल क्या रहेगा, समान रहेगा। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि एक कोई पर्सन है जो कि नाव में बैठा है, और नाव में उसके पास पत्थर रखा हुआ है, बहुत सारे स्टोन्स हैं, नाव में उसके पास स्टोन्स हैं। अब वो स्टोन को उठाता है नाव में से और पानी में गिरा देता है, स्टोन को उठाता है और पानी में गिरा देता है। तो बताओ पानी का जो स्तर है, जल का जो स्तर है, वो घटेगा या बढ़ेगा। क्वेश्चन समझो सही से। जो नाव में पत्थर रखे हुए हैं और वो पत्थर उठा के पानी में गिरा देता है, तो जल का जो स्तर होगा वो बढ़ेगा या घटेगा तालाब में। अब देखो अगर वो पत्थर गिराएगा पानी में, तो पहले तो पत्थर नाव में था, पहले पत्थर तैर रहा था, और बाद में पत्थर डूब जाएगा। जब पानी में जाएगा तो पत्थर डूब जाएगा, जैसे पत्थर की डेंसिटी अगर ज़्यादा ही होती है पानी से जनरली, तो क्या होगा, पत्थर डूब जाएगा। इसका मतलब पहले जो पत्थर था वो तैर रहा था, मतलब पहले पत्थर
अपने भार के बराबर लिक्विड के भार को डिस्प्लेस कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। अब वो उतना भार विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए डूब जाएगा। तो पहले जो विस्थापित द्रव था वो ज़्यादा था और बाद में विस्थापित द्रव कम हो गया। तो पहले विस्थापित द्रव ज़्यादा था, इसका मतलब पहले लेवल हाई था और बाद में लेवल कम हो जाएगा। तो अगर वो पत्थर गिरा देता है और पत्थर डूब जाता है तो लेवल क्या हो जाएगा, पानी का जो जल का स्तर हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर उसके पास मान लो बॉल रहती, गेंद रहती, और वो गेंद को पानी में गिरा देता और गेंद पानी में तैरने लगती, गेंद अगर पानी में तैरने लगती तो जो जल का जो स्तर है वो कुछ नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता। देखो अगर उसने पत्थर गिराया, पत्थर डूब गया, इसका मतलब जल का स्तर कम हो जाएगा, पत्थर डूब जाएगा तो जल का स्तर कम हो जाएगा। और अगर वो एक गेंद को गिरा रहा है जो तैर रही है तो जल का स्तर समान रहेगा। और अगर गेंद भी डूब जाएगी तब भी जल का स्तर कम हो जाएगा। मतलब वो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे पिंड को गिराए जो पानी में जाके डूब जाए तो जल का स्तर कम हो जाएगा, और अगर पानी में जाके वो तैरने लगे तो जल का स्तर समान रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का अचानक कम होना दर्शाता है। सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सडन फॉल क्या, एकदम कम हो जाए। तो देखो अगर प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, किसी भी प्लेस पे प्रेशर कम हो जाएगा तो आसपास की जो हवाएं होंगी वो इस प्रेशर को, इस कंप्रेसर की तरफ बहने लगेंगी। इस कंप्रेसर निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बहेंगी और कोरियोलिस बल लगने के कारण जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक सर्कुलर कर्व पाथ को फॉलो करती हैं, वो स्ट्रेट मूव नहीं कर पाती। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो स्ट्रेट मूव नहीं कर पाने के कारण यहाँ पे निम्न प्रेशर है, निम्न दाब है, और जब बहुत सारी हवाएं इसकी तरफ चलेंगी तो यहाँ पे एक लो प्रेशर बनने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, और इस तरह से हवाएं घूमने लगेंगी। ठीक है, तो अगर वायुमंडलीय दाब एकदम कम हो जाता है तो तूफान आ जाता है। ठीक है, तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और अगर वायुमंडलीय दाब उच्च रहता तो, हाई प्रेशर रहता तो, हाई प्रेशर रहता है तो क्लीन वेदर रहता है, तो कुछ नहीं होता है, क्लीन वेदर रहता है। ठीक है, मौसम बिल्कुल साफ रहता है। और अगर प्रेशर लो रहता है तो धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होता है तो रेन होती है, धीरे धीरे कम प्रेशर होता है तो रेन होती है, और एकदम कम हो जाता है तो तूफान आता है, स्टॉर्म होता है। ठीक है, तो प्रेशर हाई रहता है तो क्लीन वेदर रहता है, धूप निकलती है। प्रेशर अगर धीरे धीरे कम होता है तो बारिश होती है, और प्रेशर अगर एकदम कम हो जाता है तो तूफान आता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व और 120 किलोग्राम द्रव्यमान जल में तैर रहा है, पिंड को डुबोने के लिए कितना द्रव्यमान रखना होगा। अब देखो अगर कोई एक बॉडी है जो कि जल में तैर रही है, ये बॉडी जल में तैर रही है और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 600। अगर 600 डेंसिटी है तो कितना प्रतिशत आयतन डूब जाएगा जल में, पता है V डैश बाई वी इक्वल टू सिग्मा बाई रो, और जल का कितना होता है घनत्व 1000। तो कितना प्रतिशत आयतन डूबेगा, 600 है तो 60% डूब जाएगा और 40% ऊपर रहेगा। 60% डूबेगा और 40% बाहर रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो 60% आयतन उसका डूबा हुआ है, पिंड का 60% आयतन डूबा हुआ है, 60% वॉल्यूम अंदर है और 40% ऊपर है। अब हमें क्या करना है, जो 60% डूबा हुआ है वो तो डूबा ही रहेगा, लेकिन जो 40% बाहर है, जो 40% बाहर है उसको भी पूरी तरह से डुबा देना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक और द्रव्यमान रखना है और मास रखना है और इसे पूरी तरह से डुबो देना है। किसको, जो 40% ऊपर है उसे। तो अब 40% को डुबाने के लिए कितना द्रव्यमान रखना होगा ये पूछा जा रहा है। 40% डुबोने के लिए कितना द्रव्यमान रखना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो दोबारा देख लो कि एक बॉडी है जो 60% तो डूबी हुई है, 40% बाहर है, और इसको ऊपर एक मास m रखा गया है पूरा डुबाने के लिए। तो m की वैल्यू बता दो। अब देखो ये तो पता है ना, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, तो बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, अपना ब्रेन यूज करना है। कैसे करना है, देखो हमें ये पता है कि जो 60% डुबोने के लिए 60% डुबोने के लिए क्या है, 60% डुबोने के लिए कितना मास चाहिए हो रहा है, 120 kg मास है कि नहीं। बॉडी का मास कितना है, 120 kg है। तो 60% आयतन डुबोने के लिए 120 किलोग्राम चाहिए, 120 किलोग्राम मास की जरूरत है। इसका मतलब 40% डुबोने के लिए और कितना मास चाहिए,
तो 1% डुबोने के लिए कितना चाहिए 2 kg, और 40% और डुबोने के लिए कितना चाहिए 80 kg, 80 kg। इसमें कुछ लगाना ही नहीं था। देखो यूनिटरी मेथड से कर लेंगे जो हमने 8-9 क्लास में पढ़ा था। देखो 60% डुबोने के लिए 60% जो डूबा हुआ है उससे 120 kg उसको डुबो रहा है, तो 40% और डुबोना है तो उसके लिए कितना हो जाएगा 80 kg हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 kg। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ये विद इन 10 और 15 सेकेंड्स ये आंसर सॉल्व हो, इसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबमरीन बेस्ड ऑन, सबमरीन किस पे आधारित होती है बताओ। सबमरीन क्या होता है। देखो सबमरीन वो होती है जो पानी के अंदर रह के तैरती है, पानी के अंदर रह के तैरती है। जहाज पानी के ऊपर तैरता है। अब कोई बॉडी पानी के नीचे रह के तैर रही है और तैरने का जो कंडीशन है वो कौन बताता है, वो आर्किमिडीज ने बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्किमिडीज। क्योंकि किसी भी बॉडी को चाहे वो पानी के अंदर तैरे चाहे पानी के ऊपर तैरे, किसी बॉडी को तैरने के लिए एक ही कंडीशन है कि उसे उसका जो mg होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर होना चाहिए। और अपथ्रस्ट क्या होता है, ये हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कौन से भार के बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पानी की सतह पर पिंड तैर रहा है तो आभासी भार, बॉडी फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस हैज अपरेंट वेट, आभासी भार कितना होगा। अब देखो पानी की सतह पर अगर कोई पिंड तैरेगा तो आभासी भार बताना है, शून्य होगा या फिर mg होगा या फिर लेस देन mg होगा या फिर ग्रेटर देन mg होगा। अब कोई अगर बॉडी तैर रही है तो बॉडी के तैरने की कंडीशन क्या है, किसी बॉडी के तैरने की कंडीशन ये है कि नीचे फोर्स लगेगा mg और ऊपर एक फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट, ऊपर है उत्प्लावन और नीचे है mg। तब तैरने की कंडीशन में mg इक्वल टू अपथ्रस्ट होगा तभी तो बॉडी तैरेगी, नहीं तो डूब जाएगी ना। mg और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल होंगे तो वेट कितना हो जाएगा, वेट जो अपरेंट हो जाएगा वो हो जाएगा mg माइनस अपथ्रस्ट। इतना ही तो वेट होता है अपरेंट। जो आभासी भार होता है वो होता है mg माइनस अपथ्रस्ट, और mg और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल हो जाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपरेंट वेट कितना हो जाएगा शून्य। तो किसी अगर कोई बॉडी तैर रही है तो उसका जो आभासी भार होता है वो 0 होता है। ठीक है, हमेशा शून्य रहेगा। कोई बॉडी अगर तैर रही है तो उसका जो आभासी भार होगा वो शून्य होगा। अगर वो डूब रही है तो उसका आभासी भार कुछ ना कुछ होगा तभी वो डूब रही है। कोई बॉडी, अच्छा ये बताओ कोई बॉडी डूबेगी कब, कोई बॉडी तभी तो डूबेगी जब इस पे दोनों लगने वाले बलों में से ऐसे mg नीचे लग रहा है और अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है। तो कोई बॉडी डूबेगी कब, तब डूबेगी जब mg बड़ा होगा अपथ्रस्ट से। mg अगर अपथ्रस्ट से बड़ा होगा तो बॉडी डूबेगी। ठीक है, तो इसका मतलब mg जब बड़ा है तो नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा है। अब नेट फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पिंड पे नेट फोर्स लगता है तो उधर वो पिंड जाने लगता है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होता है तो उसकी दिशा में उसका एक्सलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताओ कि यदि पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1.2 है तो ये क्या करेगा, पिंड डूब जाएगा, तैरेगा, या फिर इस तरह के ऑप्शंस हैं फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट इनसाइड वाटर, सिंक, या फिर नन ऑफ दिस। देखो विशिष्ट गुरुत्व कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया है 1.2। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना एक बार। इसकी डायमेंशन या यूनिट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें दिया है तो हम डेंसिटी ऑफ बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई रो, और ये दिया है 1.2 इक्वल टू सिग्मा बाई रो होता है कितना, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1200। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है इतनी बात, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर 3 कंडीशन बनती हैं, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल है रो के, डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल है डेंसिटी ऑफ वाटर के, रो क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर और ये क्या है डेंसिटी ऑफ बॉडी, पिंड का घनत्व और जल का घनत्व बराबर है, तो पिंड जल में डूबेगा नहीं,
तैरेगा। और कैसे तैरेगा? पूरा डूब के तैरेगा, जैसे कि सबमरीन में होता है। पनडुब्बी में क्या होता है? पनडुब्बी पूरे डूब के तैरती है, तो उसमें उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करती है जितना उसका भार है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बॉडी होगी वो पूरी डूब के तैरेगी अगर इसके घनत्व जल के घनत्व के बराबर हैं तो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन समझ में आ गया, दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा देखो, अगर जो सिग्मा है वो बड़ा है रो से, सिग्मा अगर बड़ा होगा रो से, डेंसिटी ऑफ बॉडी, पिंड का घनत्व जल के घनत्व से बड़ा है, तो बॉडी 100% डूब जाएगी। ये नहीं तैर सकती फिर। ठीक है, ये डूब जाएगी जल में। अगर सिग्मा बड़ा है रो से तो बॉडी जल में डूब जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट देखो, अगर सिग्मा छोटा है रो से, सिग्मा अगर छोटा है रो से तो बॉडी क्या होगी? सिग्मा अगर छोटा है रो से तो बॉडी तैरेगी, पूरी डूब के नहीं तैरेगी इस केस में। इस केस में कुछ आयतन ऊपर रहेगा, कुछ आयतन नीचे रहेगा। ठीक है, सिग्मा अगर छोटा है रो से तो कुछ आयतन ऊपर रहेगा, कुछ आयतन नीचे रहेगा। जैसे जो जहाज होता है, शिप जो होता है, वो ऐसी तो तैरता है, उसका कुछ पोर्शन पानी में डूबा रहता है, कुछ पोर्शन ऊपर रहता है। अब देखो कितना वॉल्यूम पानी में डूब जाएगा, इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, बी डैश बाई बी इक्वल टू सिग्मा बाई रो। इतना प्रतिशत आयतन जल के अंदर रहेगा, और भार कितना रहेगा? भार उसमें से माइनस कर देंगे तो भार वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बॉडी तैरेगी। तो तीनों केस हमने देख लिए। अब ये वाला केस तुम्हें पता हो गया होगा। बॉडी की डेंसिटी कितनी है? 1200, और जल की डेंसिटी कितनी है? जल का घनत्व है 1000। कौन ज़्यादा है? 1200 ज़्यादा है। तो बॉडी डूबेगी या तैर जाएगी? बॉडी 100% डूब जाएगी। बॉडी डूब जाएगी, क्योंकि जल जो पिंड का घनत्व है वो जल के घनत्व से अधिक है। अब देखो एक क्वेश्चन और हम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बता देते हैं तुम लोगों को। देखो, अगर इस तरह से दिया गया है, अगर वाटर है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए है, बी है और पॉइंट सी है। अब बताओ ए बी सी पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा? ए बी और सी पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा? तो जो ज़्यादा गहराई पे होगा उस पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर एट पॉइंट सी सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर प्रेशर एट पॉइंट बी रहेगा, फिर प्रेशर एट पॉइंट ए रहेगा। ठीक है, ये बात तो सबको पता ही होगी कि जो प्रेशर होता है गहराई में जाने के साथ क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो सी जो है सबसे ज़्यादा गहराई पे है, तो सी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब अगर इस कंटेनर को ऐसे, इस कंटेनर को एक समान वेग से गति करा दिया जाए, एक समान वेग से गति करा दिया जाए, और हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट में बताओ, एक समान वेग से गति कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स में बताओ, लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, तो कौन से पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा? ए पॉइंट पे कि बी पॉइंट पे? बताओ। तो इन दोनों पॉइंट में से अगर देखा जाए तो दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा? समान रहेगा। प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू रहेगा प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि समान वेग से गति करने पे क्या होता है? कोई सूडो फोर्स नहीं लगता है, कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो समान वेग से गति करे या विरामावस्था में रहे, एक ही बात होती है। न्यूटन के पहले नियम को देखो कि अगर फोर्स अप्लाइड 0 होता है तो पिंड विरामावस्था में रह सकता है या फिर समान वेग से गति कर सकता है। तो समान वेग से पिंड गति करे या फिर विरामावस्था में रहे, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है और ये एक्सलेट कर रहा है। अब ये जो कंटेनर है वो क्या कर रहा है? वो एक्सीलरेशन से जा रहा है, एक्सलेट कर रहा है। अब बताओ अब क्या होगा? अब देखो क्या होगा, ये जो पॉइंट ए है, अब जो लिक्विड पे एक सूडो फोर्स एम ए लगना शुरू हो जाएगा, लिक्विड पे एक सूडो फोर्स एम ए लगना शुरू हो जाएगा, और जो एम ए फोर्स लगेगा वो लिक्विड को यहाँ पे इस तरह से भर देगा। यहाँ पे लिक्विड की हाइट बढ़ जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इस केस में प्रेशर एट पॉइंट ए बढ़ जाएगा प्रेशर एट पॉइंट बी पर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन केस में ये होगा, लेकिन समान वेग से चलेगा तो समान लेवल पे समान दाब रहेगा। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन और है कि अगर एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और इसे हम एक्सलेट करा देते हैं, तो बताओ जो लिक्विड की जो सतह पहले तो प्लेन रहेगी इस तरह से, बाद में कैसी हो जाएगी? तो जो बाद में जो सतह हो जाएगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इस तरह की। और इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम पैराबोलिक बोलते हैं। प्लेन नहीं बोलेंगे, पैराबोलिक बोलेंगे। ठीक है, पैराबोलिक इसकी सरफेस हो जाती है, परवलयाकार हो जाती है, परवलयाकार। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। मैंने सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कराने की कोशिश की है जो इस चैप्टर से बन सकते हैं और एग्जाम में
पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ये वीडियो जिसमें हमने आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।